अचानक जोरों से धरती हिलने लगी। पैरों के नीचे कंपन महसूस होने लगा। लोग समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। घरों, दुकानों और ऑफिसों में रखे सामान हिलने और गिरने लगे। सब कुछ डोलने लगा तो लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके में थोड़ी ही देर में भूकंप आने की खबर फैल गई। 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लग रहा था कहीं धरती न फट जाए। भूकंप के झटकों ने लोगों के जहन में दहशत भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो सामने मौत बाहें फैलाई खड़ी हो और लोगों के चेहरों पर खौफ की लकीरें खिंच गईं। लोग बेतहाशा इधर उधर भागने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मौत का तांडव मच गया। भूकंप से सब कुछ तबाह हो गया। कई जिंदगियां खाक हो गईं। पल भर में लोगों की दुनिया उजड़ गई। तबाही का यह मंजर नेपाल से बिहार तक दिखा। कुदरत के कहर से कोई नहीं बचा। तारीख 25 अप्रैल 2015, दिन शनिवार, समय 11:41। एक काला दिन जो बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के लिए बुरी खबर लेकर आया। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में शक्तिशाली भूकंप के झटकों ने बर्बादी की नई इबारत लिख दी। लोगों को जैसे ही भूकंप का झटका महसूस हुआ, वो घरों से बाहर निकल आए। गिरते बहराते इमारतों के बीच जान बचाने की जद्दोजहद में दौड़ते भागते रहे। परिवार के परिवार तबाह हो गए। कई अपनों से बिछड़ गए। हर तरफ मची चीख पुकार के बीच लोग लाशों के ढेर में अपनों को तलाशते रहे। हिमालय की गोद में बसे रमणीक नेपाल का सुहावना माहौल डरावने मंजर में तब्दील हो गया। तबाही के इस कहर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हम लोग घर में ही थे, घर का ऊपर ही थे, यही सामने ऊपर ही थे। खाना खाने के करीब 12 बजने वाले थे। ऊपर गया था खाने खाने के लिए। मैं जब खाना खा रहा था, खाना खत्म होने के बाद हाथ धोने गया था, उसी टाइम अचानक बड़ा भूकंप आया। पता नहीं चला कितना ये भूकंप है। मैं देखते देखते अपने सामने सब गिर गया आँख में। मेरे मुखबाट हमारा इस मुख से थोड़ा सांस फेरने का वो क्वाल था। मेरे बेटे इधर मेरे ही पास थे। सब गोप्टु परेर पुरा थिचिएको थियो। उसको कराइरहेको थियो, म पनि कराइरहेको थिएँ। अनि मेरो हस्बेन्डको आवाज सुने मैले। अनि म कराएँ, म यहाँ छु, मलाई बचाउनु। शनिवार को 11:41 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आंकी गई 7.9। 81 साल पहले 1934 में नेपाल में 8.1 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये नेपाल के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप बताया गया। कुदरत के कहर से कुछ ही सेकंड में पूरा नेपाल तबाह हो गया। कुदरत ने इंसान को उसकी हद और ताकत का एहसास करा दिया। ये उजड़े घर, सुनसान गलियां गवाह हैं भयंकर बर्बादी की। ताश के पत्तों की तरह आशियाने बिखर गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किसके पास जाएं। सब कुछ तो उजड़ चुका, बर्बाद हो चुका। आंखों में आंसू हैं, अपनों से बिछड़ने का गम है। खाने के लिए लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, अपने ही देश में बेगाने हो गए। नेपाल में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया कि उबरने में बहुत वक्त लगेगा। वो भूकंप आया था, 12 बजे थे। उस वक्त में उसका बेटी नहा के नंगे खाट नीचे गिर डूबा। उसे ये रास्ता आके खींच के मर गया इसका बेटी, है ना। उसी साथ हम सब मिल के कोई जगह में पाल टांगे, हम 45-46 घर है, कोई कई जगह में बैठता था। जो कुछ अपना साथ में थे वो पका के, दाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तरकारी आलू मिक्स करके बात थोड़ा थोड़ा खा लेता। इतना दिन हो गया, 5 दिन हो गया, क्या करूं बोलो आप लोग। शनिवार को आए भूकंप के झटकों से बिहार भी अछूता नहीं रहा। नेपाल के बाद भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही बिहार में मचाई। पूरे देश में जानमाल का सबसे ज्यादा नुकसान बिहार में ही हुआ। भूकंप की सूचना मिलते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी दिल्ली यात्रा बीच में ही रद्द कर शनिवार शाम पटना लौट आए। पटना लौटने के तुरंत बाद उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और दूसरे महकमों के प्रधान सचिवों के साथ भूकंप के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा बैठक की।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 घंटे के भीतर दोबारा झटके आने के खतरे के बीच राज्य सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने लोगों का भय दूर करने के लिए पुलिस और प्रशासन समेत फील्ड अफसर और कर्मचारियों को अगले 24 घंटे तक पेट्रोलिंग पर रहने का निर्देश दिया। आप सबको मालूम है कि जब भूकंप आया इसके कुछ ही समय के बाद पूरे बिहार में पुलिस वायरलेस के द्वारा सभी थानों को यह निर्देश दिया गया कि वे सब लोग फील्ड में रहें और बाकी के भी जो फील्ड में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबों को भी इस निर्देश की सूचना देते हुए सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र के इलाकों में चले जाएं और इस बात को देखें, जानकारी लें कि कहाँ क्या हुआ है, भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा है, किस इलाके में कितना। भूकंप ने पल भर में लोगों की दुनिया उजाड़ दी। कुदरत के सामने इंसान लाचार और बेबस दिखा। चारों ओर चीजें तहस नहस हो चुकी थीं। हर ओर तबाही का मलबा बिखरा पड़ा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग लाशों के ढेर में अपनों को ढूंढते नजर आए। जिन गलियों में कभी बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं, उनके खेलने का शोरगुल मचा होता था, उनमें सुरंग सा सन्नाटा पसरा है। वो आवाजें इन्हीं मलबों में दफन हो गईं। मेहनत की एक एक पाई जोड़कर जो छत खड़ी की थी, उस पर प्रकृति का ऐसा कहर टूटा कि उन्हीं छतों के नीचे कई जिंदगियां खाक हो गईं। उजड़े घरों के निशान गवाह हैं उसी त्रासद कहानी की जो नेपाल ने देखा और झेला। बिखरे मलबों के बीच तलाश जारी है कि ढेर के नीचे सांसों की कोई डोर न बची हो, कहीं कोई जिंदगी मदद की बाट न जो रही हो। 11:56 के बाद में भूकंप आया था। उस सुबह जाना 4-5-6 आदमी की ये दुकान थे। हाँ, ये दुकान थे, दुकान के अंदर आदमी थे। जब गिर गया उसमें 4-5-6 आदमी गिर पड़ा है। कितने लोगों की मौत हुई इस मकान गिरने से? मकान में अंदाजी मेरे विचार में 5 तल्ला पर थे। भूकंप आ चुका, 5 तल्ला पर से ले उतरे, गिरते पड़ते उतरे, तब जान छोड़ के भागे। हम लोग को वहाँ ना खाने के लिए कुछ है, सब महंगा हो चुका है, ना पानिया है, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाने में बिहार ने जरा भी देर नहीं लगाई। नीतीश कुमार ने भूकंप के कारण नेपाल में जानमाल की हुई व्यापक क्षति पर संवेदना जाहिर की। हालात की जानकारी ली गई, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। मदद के साथ भरोसा दिया गया कि आफत की इस घड़ी में सभी खड़े हैं नेपाल के साथ। तबाही के जख्मों को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आपसी सद्भाव और एकता से जरूर कम किया जा सकता है। भूकंप प्रभावित नेपाल को मुसीबत की घड़ी में सहायता पहुंचाने के लिए राहत और बचाव प्रयास तेज कर दिए गए। लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले को झोंक दिया गया। नेपाल में फंसे बिहार के लोगों को निकालने के लिए बसें भेजने का फैसला लिया गया। काठमांडू से लोगों को लाने के लिए 30 बसें भेजी गईं, तो रक्सौल की वीरगंज होते हुए 50 बसें तत्काल पोखरा रवाना की गईं। राज्य के मुख्य सचिव लगातार भारतीय विदेश और गृह मंत्रालय के संपर्क में बने रहे। नेपाल सीमा से सटे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों और जिला प्रभारी सचिवों को अपने अपने जिले में कैंप कर राहत बचाव कार्य पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। नेपाल में पीड़ित लोगों तक सहायता पहुंचाई भारत सरकार ने और बिहार सरकार ने भी भारत सरकार का सहयोग करते हुए जितना अधिक संभव है हम वहां के पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री भी भेजना चाहते हैं। भूकंप के दूसरे दिन जब लोग संभल रहे थे और सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि दोपहर में दोबारा तेज झटके आए। रविवार को फिर से रिक्टर स्केल पर 6.7 की तीव्रता वाले आए भूकंप ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार दोपहर को सचिवालय सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के दौरान ही 12:41 पर आए भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया।
बैठक के दौरान भूकंप का झटका महसूस करते ही नीतीश कुमार सभा कक्ष से बाहर निकले। इसके तुरंत बाद उन्होंने सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया। जहां तत्काल राहत और बचाव की जरूरत हो उस काम में पूरी ताकत झोंक दें। तो यह काम चल रहा है, ये सिलसिला जारी है और इस बीच में वे सब जिलों के माध्यम से हम उन सब जगहों से जिलों के माध्यम से हम सब लोगों को सूचना मिल रही है। नेपाल की सीमा से सटे बिहार के जिलों में कैंप लगाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। रक्सौल के राहत शिविर में मेडिकल, भोजन और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। नेपाल में बिहार की सिंचाई कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को काठमांडू में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया गया। बिजली आपूर्ति बहाल करने में नेपाल को सहयोग देने के लिए सिविल इंजीनियर्स की टीम रक्सौल में तैनात की गई। भारतीय गृह मंत्रालय से सहमति लेकर पोल, कंडक्टर और ट्रांसफार्मर जैसे बिजली उपकरण नेपाल को मुहैया कराए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 और 30 अप्रैल को रक्सौल, बेतिया और सीतामढ़ी में चल रहे राज्य सरकार के राहत शिविरों का दौरा किया। वहां मौजूद पीड़ितों से नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों का हाल जाना और शिविरों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने बताया कि बिहार को आपदा से निपटने का तजुर्बा है और भारत सरकार के साथ नेपाल में फंसे लोगों को निकालने के लिए सरकार संकल्पित है। इसके बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने उन्हें जरूरी निर्देश दिए। हम चाहेंगे वही सिर्फ कोऑर्डिनेशन और प्रतिदिन कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हैं। हम लोगों ने अपना ऑफर दे दिया है, हम खुद भी आज यहाँ आए हैं देखने के लिए। नेपाल से आई ये ट्रेन कुछ खास है। ये है उम्मीदों की ट्रेन। इस ट्रेन में वो सवार हैं जो वहां आई भीषण तबाही को झेलकर बच निकले, भूकंप की त्रासदी को काफी करीब से देखा। इस विशेष ट्रेन का प्रबंध किया गया नेपाल में भूकंप से बचे बिहार वासियों को पटना लाने के लिए। इसके हर यात्री की आंखों में कैद है वो खौफनाक मंजर जिसने 25 अप्रैल को नेपाल को दहला दिया। भूकंप और उसके बाद पड़ी मौसम की मार ने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। सबके अंदर बेचैनी थी, जल्दी घर वापसी की, अपनों से मिलने की। विपदा में फंसे लोग जब घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक सुकून नजर आया, आंखों में चमक दिखी। भूकंप ने जिनका सब कुछ छीन लिया था, पैसे तक नहीं बचे थे, उन्हें भी इस ट्रेन से वापस घर लौटने का मौका मिला। ट्रेन में भोजन और मेडिकल सुविधा के सारे इंतजाम किए गए थे। मौत के मुंह से बचकर वापस घर लौटे लोगों ने राहत की सांस ली। घर वापसी पर लोगों को ऐसा लगा मानो दूसरी जिंदगी मिली हो। 14 तला पर थे हम, किसी तरह से उतरे हैं और चार खुश हैं आप लोग अपने हाँ। घर वापस जा रहे हैं? एकदम खुश हैं। घर वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपको 12-14 घंटे लगेंगे, हम लोग उससे पहले जी न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहकर हम सुरक्षित से बैठ गए हैं, हम लोग अब जा रहे हैं, आ रहे हैं उधर। हम लोग को वहाँ ना खाने के लिए कुछ है, सब महंगा हो चुका है, ना पानिया है, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग 3 दिन से भूखे हैं और उसके बाद घर में तो एक मन में डर इतना है कि हम लोग घर में जा नहीं पा रहे हैं। चला गया था, बहुत सुंदर लगता था सर, अभी टूट गया। हम क्या करें, ये धरती बहुत खुला हो गया। भूकंप में जान गंवाने वाले बिहार वासियों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। भूकंप के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 3 घंटे तक सचिवालय में शीर्ष अफसरों के साथ भूकंप पीड़ितों के बीच चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा की। बैठक में नेपाल के वैसे नागरिकों को भी 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला हुआ जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ बिहार आए थे और यहाँ पर भूकंप में उनकी मौत हो गई। भूकंप से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए उसके पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। साथ ही बिहार से सटे नेपाल के इलाकों में घायल लोगों के मुफ्त इलाज का भी फैसला लिया गया। हमारे जो भी उत्तर बिहार में हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उसमें हम लोग उनका मुफ्त इलाज कराएंगे और अगर वहाँ ज़रूरत है तो हम लोग डॉक्टर्स की टीम भी तैयार करवा रहे हैं। खास करके ऐसी स्थिति में ज़्यादा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो प्रधान सचिव स्वास्थ्य को कह दिया गया है, वो उसको मोबिलाइज कर रहे हैं
और नेपाल के अंदर भी उनको भेज देंगे। लगातार 2 दिन आए जोरदार भूकंप और बार बार आ रहे भूकंप के झटकों से बिहार के लोग दहशत में रहे। इन 2 भूकंपों के बीच कुल 39 बार ऐसे भूकंप आए जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 से ज्यादा आंकी गई। इनमें से 15 भूकंप ऐसे थे जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से भी ज्यादा थी। तबाही का मंजर देख हर किसी का दिल दहल गया, हर आंखों में खौफ नजर आने लगा। इस खौफनाक तबाही के बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। अफवाहों का बाजार भी गर्म होने से हालात और बिगड़े। सोशल मीडिया पर उड़ी तरह तरह की अफवाहों से राजधानी पटना में खौफजदा लोग घरों से निकलकर सड़क, खुली जगहों, पार्क और मैदान में शरण लेने पहुंच गए। नीतीश कुमार भी इसका जायजा लेने 26 अप्रैल की देर शाम पटना की सड़कों पर निकले। पटना के गांधी मैदान, एसके पुरी पार्क और इको पार्क, राजधानी वाटिका पहुंचे नीतीश कुमार ने लोगों को ढांढस बंधाया और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा। डर में न रहे लोग, और सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग अपने मन से डर निकालिए। लेकिन फिर भी स्वाभाविक है, लोग बाहर आते हैं तो बाहर भी आते हैं, और जहां खुली जगह है वहां आएंगे तो वहां भी इंतजाम ऐसा रहना चाहिए कि रात गुजार सके। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि भूकंप से बचने के लिए लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं तो प्रशासन को बिजली पानी का इंतजाम करने का निर्देश दिया। उन्होंने लोगों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की और प्रशासन के सतर्क और सचेत रहने का भरोसा भी दिलाया। पटना में कई जगह अपार्टमेंट और घरों में आई दरार की सूचना पर सीएम ने जगह जगह इंजीनियर्स की तैनाती का निर्देश दिया। इनको जिम्मा सौंपा गया सूचना मिलने पर दरार वाले घरों का निरीक्षण करने और त्वरित कार्रवाई करने का। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने भूकंप की तकनीकी शब्दों की सरल जानकारी देकर लोगों का खौफ भी दूर किया। हिमालय के अंदर एपी सेंटर है, उसका केंद्र बिंदु है, और जब कोई इस प्रकार का बड़ा भूकंप आता है तो बाद में भी शॉक वेव्स कहलाता है, वो आते हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, बाद के शॉक वेव्स उतने तीव्र नहीं होते हैं, लेकिन हर एहतियात बरतना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं। तबाही पल भर के लिए आई और आकर चली गई, लेकिन इन बेदर्द पलों ने सालों का जख्म दे दिया। शायद ही ये जख्म भरे और दर्द थमे। भूकंप ने जिंदगियां छीन ली, परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया, घर उजाड़ दिए, शहर बर्बाद कर दिए। आपदा चुनौती है तो जिंदगी नाम है आगे बढ़ते रहने का। नेपाल में मदद के लिए पहुंचे राहत कर्मी जिम्मेदारी उठा चुके थे, आंसुओं का सैलाब पहुंचने का। जिंदगी धीरे धीरे फिर से धड़कने लगी, पटरी पर लौटने लगी और सड़कों पर उतरने लगी। लोगों की आंखों में आंसू दिखे, अपनों से बिछड़ने का गम दिखा, साथ ही दिल में हौसला और आंखों में उम्मीदें भी। कुदरत से जीत नहीं सकते, लेकिन हार मानकर बैठ भी नहीं सकते। लड़ना होगा, उठना होगा, खरा उतरना होगा उन उम्मीदों पर जिन पर टिकी है हमारी जिंदगी। जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, और क्या होगा, सबसे पहले जिंदगी और उसके बाद और कुछ होगा, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पहले जिंदगी बचाना चाह रहे हैं, कैसे रहेंगे सब लोग को, मतलब यहाँ पे बिठा के हम लोग, हमारे घर में जो भी लोग थे सब लोग यहाँ पे आगे रह रहे हैं। अब यहाँ पे सुरक्षित होंगे, इस वजह से यहाँ पे रह रहे हैं। अब क्या चला गया था, बहुत सुंदर लगता था सर, अभी टूट गया, हम क्या करें, ये धरती बहुत गुजरा हो गया। तबाही का झोंका गुजर गया, हजारों जिंदगियां भी इसके साथ खामोश हो गईं। नाउम्मीदी और निराशा के इस दौर में भी लोगों को भरोसा है ऊपर वाले पर। इस प्रलय के बीच काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के सामने लोग दम तोड़ते रहे, लेकिन भोलेनाथ के इस मंदिर का भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सड़कों पर अफरा तफरी मची थी, लेकिन मंदिर के अंदर शांति थी। अब इसे चमत्कार कहें या कुछ और, लेकिन त्रासदी के बीच भोले अपने दरबार में खड़े रहे और भक्तों की भीड़ जुटती रही। 17वीं सेंचुरी में बने हुए मंदिर है, भूपालेंद्र मल्ल ने बनाने को लगाया। अभी इससे पहले आपने 82 साल पहले 82 साल पहले भी यहाँ पर भूकंप आया था, तो उस समय में भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। और हम लोग ये विश्वास रखते हैं और ये श्रद्धा रखते और भगवान के ऊपर ये श्रद्धा प्रकट करते कि बाद में भी कुछ नहीं होगा। ये जल्जला इतना गहरा जख्म दे गया कि लब भी कुछ बोल नहीं पा रहे, बस सिसकियां लेते हैं, थरथराते हैं, कातर निगाहें इधर उधर ढूंढती हैं उम्मीद की कोई किरण। इसी आशा और ऊपर वाले की फरियाद में फिजाओं में धुन गुंज रही है, इस उम्मीद में कि अब कहर ना टूटे, जिंदगी की कोई और डोर हाथों से
ना छूटे। हमको खाने में कुछ नहीं है और हमको बसने में बांस नहीं है। इस कपड़ा भी कुछ और लोग कहे देखिए हमारा घर, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत डर लगता है घर जाने को, इसीलिए किसी भी वक्त आ सकता है। इसलिए क्या आपको लगता है कि ये जो डर है ये अभी ये कई सालों तक बना रहेगा? हाँ, वो तो उम्र भर के लिए काफी है अब तो। किसी का घर गुमाया, किसी ने अपना शरीर गुमाया, किसी ने अपना परिवार गुमाया। और बहुत इसमें मैं तो अभी जिंदा हूँ, इसलिए मैं बहुत गर्व करता हूँ खुद को। लेकिन मेरा जो भी सारा मेरा दोस्त लोग है, मेरा जो देसी लोग है, सब लोग को के लिए मैं ये दूसरे अभी तो ये हो गया लेकिन अब ये बेटर, अब ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा होने के लिए मैं ये गाना गा रहा हूँ। तबाही के इस मंजर के बीच निकलने वाली संगीत की धुन कुछ कहती है, इशारा करती है कि वक्त कभी थमता नहीं और जिंदगी कभी रुकती नहीं। संकेत देती है जिंदगी नाम है चलते रहने का। तबाही का ये दौर भी जल्द ही खत्म होगा, बीते दिनों की बात हो जाएगी और आने वाला वक्त फिर से हमारा होगा।